नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। वैज्ञानिकों ने एक खोज में दावा किया कि हीमोग्लोबिन का उपयोग केवल लाल रक्त कणिकाओं में ही नहीं होता है। 11 देशों ने नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे छोटे कण त्वरक यानी पार्टिकल एक्सीलरेटर नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर को शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप को कम करने से निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2.0 पर यूजर मैनुअल, नया प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए। आईफा के अनुसार बायोगैस भारत के विकार्बनीकरण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समाधान हो सकती है। और अब खबरें विस्तार से। वैज्ञानिकों ने एक खोज में दावा किया है कि हीमोग्लोबिन का उपयोग केवल लाल रक्त कणिकाओं में नहीं हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार कोन्ड्रोसाइट्स यानी उपास्थ्यणु भी हीमोग्लोबिन बनाती है और हीमोग्लोबिन बॉडी या हेडी का निर्माण करती है। कोन्ड्रोसाइट्स मानव शरीर में अस्थियों के बीच संयोजी उत्तक होते हैं। अभी तक यही समझा जाता रहा है कि हीमोग्लोबिन का उपयोग केवल लाल रक्त कोशिकाएं ही करती हैं, जबकि कोन्ड्रोसाइट के कार्यों की बात करें तो ये एक तरल पदार्थ स्रावित करती है जो कि उपास्थि यानी कार्टिलेज को मजबूत और लचीला बनाता है। कोन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है जो इसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। कोन्ड्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन संग्रहित करता है और जरूरत पड़ने पर कोशिकाओं को इसकी आपूर्ति करता है। हीमोग्लोबिन आयरन युक्त एक प्रोटीन है। ये जीवों के रक्त में पाया जाता है। ये उत्तकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन कशेरुकी प्राणियों की आरबीसीज में पाया जाता है। बर्फीली क्षेत्रों की मछलियों को छोड़कर सभी कशेरुकी जीव हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक कमजोर प्रतिवर्ती बंध बनाता है। इसे ऑक्सीजन युक्त अवस्था में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी की अवस्था में डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो की कोशिकाओं में होता है तथा आरबीसीज का भी अस्थि मज्जा में ही निर्माण होता है। आरबीसी फेफड़ों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसी की एक सतह एक झिल्ली से ढकी होती है। ये झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एस हीमोग्लोबिन का ही एक उपभेद है जो सीकल सेल एनीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों में पाया जाता है। सीकल सेल एनीमिया का एक गंभीर वंशानुगत रोग है। इस विकार में ऑक्सीजन की कमी होने पर कोशिकाएं अर्धचंद्राकार हो जाती हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन से संबंधित अन्य विकार है थैलेसीमिया। ये वंशानुगत रक्त विकारों का एक समूह है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 11 देशों ने नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणा पत्र को 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अपनाया गया है। घोषणा पत्र को 11 उन देशों ने अपनाया है जहां नदी डॉल्फिन पाई जाती है। ये देश हैं बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। नदी डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा पत्र अपनाने के कई उद्देश्य हैं, जैसे कि एशिया और दक्षिण अमेरिका में नदी डॉल्फिन की सभी प्रजातियों की आबादी में होने वाली गिरावट को रोकना और इनकी संख्या को बढ़ाना। इसके अलावा वर्तमान में मौजूद नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वित्त पोषण एवं अन्य उपायों को तैयार करके इनके लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना। सामूहिक प्रयास जो किए जाएंगे वो किए जाएंगे गिल नेट यानी मछली पकड़ने के एक तरीके के उपयोग को बंद करना, नदियों में प्रदूषण को कम करना, अनुसंधान को व्यापक बनाना और संरक्षित क्षेत्रों में वृद्धि करना। साथ ही नदियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करना। आपको बता दें कि विश्व के कई समुदायों और कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए नदियां जीवन धारा के रूप में कार्य करती हैं। यही नहीं बल्कि नदियां वर्षा वन से लेकर डेल्टाई क्षेत्रों जैसे अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की आधार भी हैं। नदी डॉल्फिन घोषणा पत्र के 8 स्तंभ हैं। इसके तहत संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाना, नदी डॉल्फिन पर्यावास स्थलों के प्रबंधन को बढ़ाना, अनुसंधान और निगरानी के क्षेत्र का विस्तार करना, स्थानीय समुदायों और देशज लोगों को नदी डॉल्फिन के संरक्षण प्रयासों में शामिल करना, मत्स्यन की असंधारणीय पद्धतियों का उपयोग
बंद करना, नदियों के जल की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाना, जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व नदी डॉल्फिन दिवस मनाना और संसाधन आवंटन तथा भागीदारी में बढ़ोतरी करना। नदी डॉल्फिन दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में शीर्ष शिकारी है। ये नदी के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण संकेतक भी है। 1980 के दशक के बाद से इनकी आबादी में 73% की कमी आई है। नदी डॉल्फिन की वर्तमान जीवित प्रजातियों की अगर हम बात करें तो अमेज़न नदी डॉल्फिन वो प्रजाति है जो केवल ताजा जल में पाई जाती है। इसे पिंक रिवर डॉल्फिन या बोटो भी कहा जाता है। IUCN में इसे एंडेंजर्ड की सूची में रखा गया है। गंगा नदी डॉल्फिन भारत और बांग्लादेश में मुख्य तौर पर पाई जाती है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र प्रणालियों में पाई जाती है। इस प्रजाति को सूस या सुसु भी कहा जाता है। IUCN में इसे भी एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान में और ब्यास नदी में पाई जाती है। ब्यास पंजाब में सिंधु की एक सहायक नदी है। इस डॉल्फिन को यहाँ भूलन कहा जाता है। IUCN में इसकी स्थिति भी एंडेंजर्ड की है। इरावदी नदी डॉल्फिन ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों स्पेशली 3 नदियां इरावदी जिसे अय्यारवाड़ी भी कहते हैं म्यांमार में, इसके अलावा इंडोनेशियाई बोर्नियो में महाकम नदी और मेकांग नदी आदि में पाई जाती है। IUCN में इसकी स्थिति भी एंडेंजर्ड की है। इसके अलावा है तुकुजी डॉल्फिन, ये ताजे जल की नदी डॉल्फिन प्रणाली है। ये ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में अमेज़न नदी प्रणाली में पाई जाती है। IUCN में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड की है। इसके अलावा है यांगसी फिनलेस पोर्पोइज, ये दुनिया में ताजे जल की एकमात्र पोर्पोइज है। ये केवल यांगसी नदी जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है इसमें पाई जाती है। यांगजी फिनलेस पोर्पोइज को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहा जाता है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे छोटे कण त्वरक यानी पार्टिकल एक्सीलरेटर नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर को शुरू कर दिया है। नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर यानी NEA में एक छोटी माइक्रोचिप है। साथ ही इसमें एक बहुत छोटी वैक्यूम ट्यूब भी लगी होती है। ये ट्यूब हजारों एकल पिलर्स से बनी होती है। इन एक्सीलरेटर्स के निर्माण का मुख्य लक्ष्य कैंसर के लक्षित उपचार में त्वरणशील इलेक्ट्रॉन्स द्वारा मुक्त ऊर्जा का उपयोग करना है। NEA लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के समान है क्योंकि ये दोनों ही कणों को त्वरण प्रदान करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। हालांकि NEA की मुख्य एक्सीलरेशन ट्यूब यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन के लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर की रिंग से 54 मिलियन गुना छोटी है। एक्सीलरेशन ट्यूब 0.02 माइक्रोन इंच लंबी है जबकि रिंग 27 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए 9000 से ज्यादा चुंबकों का उपयोग करता है, जबकि NEA की कार्यप्रणाली वैक्यूम ट्यूब में पिलर्स पर प्रकाश किरणों की फायरिंग पर आधारित है। लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर अब तक का सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है। ये प्रोटॉन या आयनों को प्रकाश की गति के लगभग बराबर गति प्रदान करता है, जबकि CERN ने इसे 1954 में स्थापित किया था। ये प्रयोगशाला जिनेवा के पास फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा पर स्थित है। इसमें 23 सदस्य देश हैं और भारत एक एसोसिएट मेंबर देश है। कण त्वरक ऐसे उपकरण होते हैं जो आवेशित कणों को प्रकाश की गति के लगभग बराबर की गति प्रदान करते हैं। इसके बाद इन कणों को या तो किसी लक्ष्य से या फिर विपरीत दिशा में घूम रहे किन्हीं अन्य कणों से टकराया जाता है। कण त्वरक के लिए जरूरी है पदार्थ की बेहतर समझ के लिए, मौलिक अनुसंधान के लिए, कण एवं परमाणु भौतिकी से जुड़ी खोजों के लिए तथा एक्सरे और न्यूट्रॉन का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए। इनका स्वास्थ्य, पर्यावरण निगरानी, भोजन की गुणवत्ता आदि से संबंधित कार्यों में उपयोग होता है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप को कम करने से निवेश पर उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप का मतलब है शिशु देखभाल से संबंधित वैधानिक अवकाश की अवधि समाप्त होने तथा निःशुल्क और सार्वभौमिक प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुरुआती आयु के बीच की अवधि। ये पॉलिसी गैप विश्व भर में माता पिता बन चुके या भविष्य में माता पिता बनने वाले 90% लोगों को प्रभावित करता है। वैश्विक स्तर पर औसत CPG यानी कि चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप लगभग 4.2 वर्ष है। वैश्विक स्तर पर एक परिवार को औसतन 6.1 माह का मातृत्व, पितृत्व और संयुक्त रूप से माता पिता अवकाश लाभ प्राप्त होता है। निःशुल्क और सार्वभौमिक प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा की औसत शुरुआती आयु 4.7 वर्ष है, यानी 4 साल 7 महीने। चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप को कम करने का काफी लाभ होगा, जैसे कि इसको कम करने के लिए निवेश किया गया प्रत्येक $1
2035 तक विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 3.76 गुना रिटर्न देगा। इससे लैंगिक और अन्य असमानताओं में कमी आएगी और सम्मानजनक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ऐसे नए रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 84% होगी, क्योंकि निवेश से अवैतनिक देखभाल से संबंधित कार्य वैतनिक हो जाएंगे। साथ ही ये रोजगार औपचारिक भी हो जाएंगे। इससे स्वास्थ्य और रहन सहन में सुधार होगा। चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप को कम करने के लिए आवश्यक निवेश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सार्वभौमिक और उच्च गुणवत्ता वाली बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए वैश्विक जीडीपी का 1.5% निवेश करना जरूरी होगा। ये निवेश इन्हीं सेवाओं पर वर्तमान में किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय के अतिरिक्त होना चाहिए, जो कि जीडीपी का केवल 0.3% है। आईएलओ द्वारा ये सिफारिश की गई है कि केयर इकोनॉमी में निवेश बढ़ाना चाहिए। बाल देखभाल की जिम्मेदारियां निभाने में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की भी भागीदारी होनी चाहिए। अधिकार आधारित कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसे 1919 में स्थापित किया गया था। आईएलओ एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है। आईएलओ का उद्देश्य कार्यस्थल पर मानकों, मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों के अनुपालन को बढ़ावा देना है, आय के अधिक अवसर पैदा करना है, सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा की कवरेज और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। आईएलओ का कार्य है श्रम मानक बनाना, नीतियां तैयार करना, सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए कार्य के सम्मानजनक अवसर उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम तैयार करना। आईएलओ में 187 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। इसका डिसेंट वर्क एजेंडा आर्थिक और कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर करने में मदद करता है। आईएलओ द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, सोशल डायलॉग रिपोर्ट आदि। अगली खबर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से संबंधित। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 पर यूजर मैनुअल, नया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक सशर्त नकद अंतरण योजना है। इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 2017 में लॉन्च किया गया था। 2022 में इसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के रूप में संशोधित किया गया था और मिशन शक्ति में शामिल किया गया था। मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। योजना के तहत अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 14,000 करोड़ से ज्यादा रुपए अंतरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान अवकाश आदि की वजह से वेतन में आने वाली कमी की क्षतिपूर्ति के लिए महिला कामगारों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। साथ ही महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद पर्याप्त रूप से आराम करने में सक्षम बनाना है। इसके तहत अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली ऐसी PWLM महिला यानी कि गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं जिन्होंने कम से कम 19 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो, ऐसी महिलाएं इसकी लाभार्थी होंगी। योजना के लाभ के तहत परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 रुपए का सशर्त मातृत्व लाभ दिया जाता है और लाभार्थी महिला को जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव और प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जाता है। अतः एक महिला को औसतन 6,000 रुपए मिलते हैं। बालिका को सहायता ये मिलती है कि दूसरी बालिका के जन्म के बाद 6,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसे आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। आईफा के अनुसार बायोगैस भारत के विकार्बनीकरण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समाधान हो सकती है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी आईफा के मुताबिक कई कदम उठाने से भारत को 2025 से 30 के बीच प्राकृतिक गैस आयात बिल में 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कटौती करने में मदद मिलेगी। और वो कदम क्या हो सकते हैं? इसके तहत प्राकृतिक गैस की खपत में 20% की उत्तरोत्तर कमी करनी होगी, यानी कि लगातार कमी करनी होगी, और इसकी भरपाई के लिए बायोगैस और बायोमीथेन का उपयोग करना होगा। बायोगैस ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण है। ये कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन द्वारा निर्मित होती है। इसका परिशुद्ध संगठन उपयोग किए जाने वाले फीड स्टॉक के प्रकार और उत्पादन के चरणों पर निर्भर करता है। बायोगैस में से CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी अन्य अशुद्धियों को हटाते हुए मीथेन घटक को बढ़ाकर 90% तक किया जा सकता है। इससे इसका कैलोरी मान प्राकृतिक गैस के कैलोरी मान के बराबर हो जाएगा। बायोगैस का लाभ ये भी है कि ये
अपशिष्ट प्रबंधन में सहायक है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाता है। हालांकि बायोगैस से जुड़ी अन्य भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि मूल्य निर्धारण और खरीद बिक्री के मामले में बाजार संबंधी एक व्यापक इकोसिस्टम की कमी है। बायोगैस परियोजनाएं स्थापित करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल है। इसके लिए नीतिगत सिफारिशें ये की गई हैं कि बायोगैस को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने की जरूरत है। बायोगैस के लिए फीड स्टॉक वाली जगहों को पहचानने और उन्हें बायोगैस संयंत्रों से जोड़ने की जरूरत है। अंतिम उत्पाद के लिए निश्चित बाजार और स्पष्ट आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध कराकर इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। बायोगैस संयंत्र के विकास के लिए अधिक किफायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बायोगैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और भी कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि E20 की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की प्राप्ति है। साथ ही प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन यानी गोबरधन योजना शुरू की गई है। गोबरधन योजना के तहत 500 वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस नामक एक पहल शुरू की है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर ATC 01 को 2021 में जारी किया गया था। ये प्रेफरेंशियल सीटों के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने की अनुमति देता है। 2021 के ATC 01 ने सेवाओं को अनबंडल करने की अनुमति दी है। ये इस कारण है क्योंकि प्रत्येक यात्री द्वारा सभी सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जाता और अनबंडलिंग से मूल हवाई किराया कम हो सकता है। सेवाओं को अनबंडल करने का मतलब है सेवाओं को श्रेणियों में विभाजित करना। इससे पसंदीदा सीटों, भोजन, पेय तथा सामान आदि के लिए प्रेफरेंशियल चार्ज लागू किया जाने लगा है। हालांकि प्रेफरेंशियल चार्जेस के अंतर्गत आने वाली सीटों की संख्या निर्धारित नहीं है, इसीलिए बीच की सीटों पर भी शुल्क वसूला जाता है, यानी कि जो आमतौर पर पसंद नहीं की जाने वाली सीट हैं, उन पर भी शुल्क वसूला जाता है। ATCs नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी और संशोधित किए जाते हैं। कोयला मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हरित ऊर्जा के विस्तार के लिए आपस में सहयोग करेंगे। कोयला मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संयुक्त रूप से हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कोल भूमि और पूंजी उपलब्ध कराएगा और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय परियोजना का कार्यान्वयन करेगा। निजी निवेशकों को कोयला कंपनियों की कोयला खनन कर ली गई अधिशेष भूमि पर हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कोयला मंत्रालय और उसके उपक्रमों के इंजीनियरों, तकनीशियनों और अन्य पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सहायता करेगा। ये कार्य राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। इलायची। उत्तर पूर्वी मानसून ने इलायची उत्पादकों के लिए नई उम्मीद जगा दी है। इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। ये भारत, बर्मा और श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल प्रजाति है। इसे दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों में उगाया जाता है। इसमें विटामिन C, नियासिन, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। ये अदरक कुल का शाकीय, सदाबहार और 12मासी पादप है। वन दोमट मिट्टी जो कि अम्लीय प्रकृति की होती है और जिसका pH मान 5.0 से 6.5 के बीच होता है, उसमें इसे उगाया जा सकता है। इसके लिए वार्षिक वर्षा चाहिए 1500 से 4000 मिलीमीटर के बीच। तापमान की सीमा 10 से 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, पेय पदार्थों में किया जाता है, इत्र, दवाएं और सौंदर्य प्रसाधन निर्माण में भी इलायची का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है गुड़वी पक्षी अभ्यारण्य। हाल ही में गुड़वी पक्षी अभ्यारण्य में कई पक्षियों की मौत हो गई। गुड़वी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक के शिमोगा जिले के सोराबा तालुका में स्थित है। अभ्यारण्य में घोंसला बनाने वाली मुख्य पक्षी प्रजातियां हैं व्हाइट इबिस, एग्रेट, जलकाग, स्नेक बर्ड, स्पूनबिल, बगुला और बत्तख। प्लियोसोर। डायनासोर युग के 170 मिलियन वर्ष पुराने प्राचीन समुद्री सरीसृप के जीवाश्म की खोज की गई। इसकी पहचान सबसे पुराने ज्ञात मेगा शिकारी प्लियोसोर के रूप में की गई है। प्लियोसोर समुद्री सरीसृप समूह का जानवर था। ये छोटी गर्दन और विशाल कपाल वाला जीव था। ये 200 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्वमान हुए थे और शुरुआत में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के छोटे घटक ही बने रहे थे। बाद में ये विशाल शीर्ष परभक्षी यानी प्रीडेटर्स के रूप में विकसित हो गए थे। लॉरेनोसोरस सबसे पुराना बड़े आकार वाला एक प्लियोसोर है। इसके बारे में जानकारी इसके एक कंकाल से मिली है।
अगला टॉपिक है इजेक्टा हेलो। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के समय बहुत अधिक मात्रा में धूल विस्थापित हुई थी। इसके कारण लैंडर के चारों ओर एक चमकीले पैच का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसे इजेक्टा हेलो का नाम दिया है। जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा था तो उस समय लगभग 2.06 टन लूनर एपीरेगोलिथ यानी धूल के कण लैंडिंग स्थल से विस्थापित होकर आसपास 108 वर्ग मीटर के दायरे में फैल गए थे। इजेक्टा हेलो की परिघटना को चंद्रमा पर उतरने वाले लगभग सभी लैंडर के मामले में दर्ज किया गया है। बेटेल्गेयूज तारा। खगोलविदों के मुताबिक बेटेल्गेयूज नामक तारे की जगमगाहट के मंद होने का कारण है इस तारे से सिलिकॉन मोनोऑक्साइड के रूप में व्यापक स्तर पर निकलने वाली धूल। खगोलविदों ने इस तथ्य का पता मैटिस यानी मल्टी एपर्चर मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण का इस्तेमाल करके पता लगाया है। बेटेल्गेयूज यानी अल्फा ओरियोनिस ओरियन तारामंडल का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह आकाश में मौजूद सबसे चमकीले तारों में से एक है। बेटेल्गेयूज सूर्य से 7500 से 14,000 गुना ज्यादा चमकीला है। भारतीय खगोल विज्ञान में इसे तिरुवतिरे या आद्र भी कहा जाता है। ये एक लाल विशालकाय रेड जायंट तारा है। ये पृथ्वी से लगभग 643 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है। बन्नी महोत्सव। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के देवरगट्टू में बन्नी महोत्सव मनाया जाता है। बन्नी महोत्सव में पारंपरिक रूप से प्रतिभागी देवताओं की मूर्तियों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर लाठियों से प्रहार किया जाता है। ये महोत्सव हर साल विजयदशमी की रात्रि में मनाया जाता है। इस महोत्सव का आयोजन राक्षस मणि और मल्लासुर पर भगवान माला मल्लेश्वर स्वामी और देवी पार्वती की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मान्यता के मुताबिक इन राक्षसों ने देवरगट्टू क्षेत्र में लोगों पर अत्याचार किए थे। इस महोत्सव का आयोजन माला मल्लेश्वर स्वामी मंदिर के परिसर में किया जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। बेरिंग सागर। एक हालिया अध्ययन में ये पता चला है कि बेरिंग सागर की हिम के पिघलने और पूर्वोत्तर चीन में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के बीच परस्पर संबंध है। बेरिंग सागर उत्तरी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक सीमांत सागर है। ये उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है। इसकी सीमाएं संयुक्त राज्य अमेरिका, कामचटका प्रायद्वीप, रूस और अल्यूशन द्वीप समूह की श्रृंखला से लगती है। ये बेरिंग जलडमरू मध्य के माध्यम से आर्कटिक महासागर के चुकची सागर से जुड़ा हुआ है। इसका सबसे गहरा बिंदु बोवर्स बेसिन है जो कि 4097 मीटर की गहराई पर स्थित है। इसमें मिलने वाली नदियां हैं एनादियर और यूकोन नदी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।